चलिए एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां कोई इंसान अपनी डेस्क पर बैठकर लगातार 8 घंटे से किसी बहुत ही मुश्किल परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। हाँ, और दिमाग पूरी तरह से थक चुका हो। बिल्कुल, शरीर की सारी ऊर्जा एकदम निचोड़ चुकी हो और मन में बस ये संतोष हो कि आज बहुत काम किया गया। मनोवैज्ञानिक रूप से तो ये एक बड़ी उपलब्धि है ना? हाँ। लेकिन अगर वहीं पास में कोई भौतिक विज्ञानी मतलब कोई फिजिसिस्ट खड़ा हो तो वो इस पूरी मेहनत को देखकर क्या कहेगा? वो शायद हंसते हुए कहेगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस इंसान ने शून्य काम किया है, एकदम जीरो। अरे बाप रे, मतलब 8 घंटे की पढ़ाई और काम शून्य? बिल्कुल, भौतिकी की दुनिया का ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम काम या ताकत जैसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही भावनात्मक तरीके से करते हैं। हाँ, मतलब थकान को ही काम का पैमाना मान लिया जाता है। सही कहा। लेकिन विज्ञान भावनाओं की परवाह नहीं करता। ब्रह्मांड के नियम बहुत ही कठोर, सटीक और पूरी तरह से गणितीय हैं। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का मुख्य विषय है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कक्षा 9 के विज्ञान की एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम मास्टर क्लास का विजुअल डेक है। और इसका विषय है कार्य तथा ऊर्जा। एकदम सही। और आज का हमारा मिशन है स्लाइड को पढ़ते हुए समझना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि स्रोत पूरी तरह से विजुअल है। हाँ, तो चूंकि श्रोता इन स्लाइड्स को नहीं देख सकते, हम इसके चित्रों, इसके ग्राफ्स और इसके फॉर्मूलों के पीछे छिपे असली विज्ञान को डिकोड करेंगे, ताकि बिना कुछ देखे ही इन भौतिक नियमों की पूरी फिल्म दिमाग में सजीव हो जाए। बिल्कुल। तो चलिए मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। इसकी जो नींव है वो स्लाइड 2 पर एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले समीकरण से शुरू होती है। हाँ, वो समीकरण है W = F × S, यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। वर्क इक्वल्स फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये प्रकृति का एक बहुत ही सख्त कानून है। मतलब विज्ञान कहता है कि कार्य तभी माना जाएगा जब 2 शर्तें पूरी हों। हाँ, पहली शर्त है कि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, और दूसरी कि वो वस्तु अपनी जगह से खिसके, यानी उसमें विस्थापन हो, है ना? एकदम सटीक। इस मास्टर क्लास में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट चित्र दिया गया है। हाँ, मैं देख रही हूँ। एक ब्लॉक को धक्का देकर आगे खिसकाया जा रहा है और उसके ठीक नीचे लिखा है कि जब 1 न्यूटन का बल किसी चीज को 1 मीटर तक खिसकाता है तो परिणाम स्वरूप जो कार्य होता है उसे 1 जूल कहते हैं। 1 जूल। अच्छा, तो यहीं से वो शून्य काम वाला तर्क समझ में आने लगता है। बिल्कुल वही दीवार वाला उदाहरण। हाँ, मान लेते हैं कि कोई मजदूर पूरा दिन एक विशालकाय कंक्रीट की दीवार को धक्का देता रहे, पसीना बह रहा है, मांसपेशियां टूट रही हैं, लेकिन वो दीवार अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिली। तो उस मजदूर के शरीर के अंदर जैविक स्तर पर जरूर काम हो रहा है, हृदय धड़क रहा है, रक्त का प्रवाह तेज हो गया है। लेकिन बाहरी दुनिया में उस दीवार पर किया गया यांत्रिक कार्य पूरी तरह से शून्य है, क्योंकि विस्थापन यानी जो फॉर्मूले में S है वो शून्य है। और शून्य को किसी भी बल से गुणा करेंगे तो नतीजा शून्य ही आएगा। ब्रह्मांड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कोशिश की गई, उसे सिर्फ विस्थापन से मतलब है। ये तो बड़ा ही निर्मम नियम है। लेकिन यहाँ स्लाइड 3 पर मुझे एक चीज खटक रही है। क्या? अगर विस्थापन होना इतना ही जरूरी है तो मास्टर क्लास के इस अगले हिस्से में एक गाड़ी के पहिए का चित्र क्यों है जिसमें जोरदार ब्रेक लग रहे हैं और चिंगारियां निकल रही हैं? अच्छा, वो ऋणात्मक कार्य वाला हिस्सा। हाँ, वहाँ इसे ऋणात्मक कार्य यानी नेगेटिव वर्क कहा गया है। अगर गाड़ी आगे खिसक रही है, विस्थापन हो रहा है, तो फिर ये काम नेगेटिव या ऋणात्मक कैसे हो गया? क्या बल उल्टी दिशा में भी काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और घर्षण बल की तो प्रकृति ही यही है, फ्रिक्शन की। हाँ, देखिए, जब कोई गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर आगे बढ़ती है तो उसका विस्थापन आगे की ओर हो रहा होता है। ठीक है, गाड़ी आगे जा रही है, लेकिन सड़क और टायरों के बीच का घर्षण एक ऐसा बल है जो हमेशा गति का विरोध करता है। वो गाड़ी को पीछे की तरफ खींच रहा है। ओहो, अब यहाँ स्थिति को विजुलाइज करना दिलचस्प है। मतलब विस्थापन आगे है लेकिन बल पीछे की तरफ लग रहा है। बिल्कुल, दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है, एक सीधी रेखा के 2 विपरीत सिरे। हाँ, भौतिकी में जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो वो बल ऊर्जा को सोखने का काम करता है, उसे बढ़ाने का नहीं। अच्छा, इसलिए घर्षण द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक कहा जाता है। वह उस वस्तु की ऊर्जा को कम कर रहा है। मतलब घर्षण प्रकृति का वो टैक्स है जो हर चलती हुई चीज को चुकाना ही पड़ता है।
वो हमेशा विपरीत दिशा में काम करेगा। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये, टैक्स वाला। शुक्रिया। अब आगे स्लाइड 4 पर एक न्यूमेरिकल उदाहरण दिया गया है जो परीक्षा के नजरिए से बहुत अहम लग रहा है। हाँ, वो कुली वाला सवाल। एग्जाम्स में ये अक्सर आता है। चित्र में एक कुली 15 किलो का भारी सूटकेस जमीन से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। यहाँ सीधे तौर पर कार्य निकालने के बजाय मास्टर क्लास में इसे 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। हाँ, मैंने ध्यान दिया। पहले बल की गणना की गई है और उसके बाद कार्य निकाला गया है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का विज्ञान समझना जरूरी है। जब वो सूटकेस जमीन पर रखा था तो धरती का गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच रहा था। ग्रेविटी अपना काम कर रही थी। बिल्कुल। अब कुली को उस सूटकेस को उठाने के लिए कम से कम उतना बल ऊपर की तरफ लगाना ही होगा जितना बल गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लगा रहा है। लॉजिकल है। इसलिए पहले बल निकाला जाता है। वस्तु का द्रव्यमान जो कि 15 किलो है उसे गुरुत्वीय त्वरण से गुणा किया जाता है, जिसे छोटे जी से दर्शाते हैं ना। हाँ, और सुविधा के लिए इसे 10 मान लिया जाता है। तो 15 को 10 से गुणा करने पर 150 न्यूटन का बल निकलता है। समझ गई। और एक बार जब ये पता चल गया कि कुली ने 150 न्यूटन का बल लगाया है और सूटकेस को 1.5 मीटर ऊपर उठाया है, तो दोनों को गुणा कर दीजिए। हाँ, बल और विस्थापन का गुणा, तो 225 जूल का कार्य निकल आता है। एकदम सही कैलकुलेशन। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात देखने को मिल रही है स्लाइड 5 पर। अब तक हम सिर्फ कार्य की बात कर रहे थे, लेकिन मास्टर क्लास का ये हिस्सा एक नए शब्द से हमारा परिचय कराता है, ऊर्जा, एनर्जी। हाँ, यहाँ एक मशीनरी का चित्र है जिसमें गियर्स घूम रहे हैं और ऊर्जा की बहुत ही सरल परिभाषा लिखी है, कार्य करने की क्षमता। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्य और ऊर्जा दोनों को मापने की इकाई एक ही है, जूल, है ना? दोनों जूल में मापे जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्या आप इसे थोड़ा और आसान भाषा में डिकोड कर सकते हैं? जरूर। ऊर्जा दरअसल वो मुद्रा या करेंसी है जिसे खर्च करके ब्रह्मांड में कोई भी कार्य किया जाता है। अच्छा, मतलब ऊर्जा पैसे की तरह है। हाँ, बिना ऊर्जा के कोई बल नहीं लगाया जा सकता और बिना बल के कोई विस्थापन नहीं हो सकता। यानी जिस वस्तु में ऊर्जा है वो दूसरी वस्तु पर बल लगाकर उसे खिसका सकती है। एकदम सही समझे आप। इससे मैं एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह देख पा रही हूँ। अगर एक खिलौने वाली कार की बैटरी पूरी तरह चार्ज्ड है तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा मौजूद है, और जैसे ही स्विच ऑन होता है वो ऊर्जा कार्य में बदलने लगती है। कार आगे बढ़ती है, विस्थापन होता है, और जैसे जैसे कार्य होता जाता है बैटरी की ऊर्जा कम होती जाती है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। धन्यवाद। अब स्लाइड 6 पर ऊर्जा के कई रूप दिखाए गए हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। लेकिन जो मुख्य फोकस है वो यांत्रिक ऊर्जा पर है, मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, और इसे 2 स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक और पोटेंशियल। यांत्रिक ऊर्जा का सीधा संबंध भौतिक दुनिया की चीजों से है, उनके चलने से या उनके रुके होने की अवस्था से। तो स्लाइड 7 गतिज ऊर्जा के बारे में है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है। बिल्कुल, एक उड़ती हुई मुक्की से लेकर ब्रह्मांड में घूमते हुए ग्रहों तक जो भी चीज चल रही है उसमें गतिज ऊर्जा है। इस स्लाइड में एक हवा को चीरती हुई धातु की गेंद का ग्राफिक है और उसके नीचे उसका फॉर्मूला है EK = 1/2 mv²। हाँ, 1/2 mv²। लेकिन यहाँ एक चेतावनी को पीले रंग से हाईलाइट किया गया है जो बहुत ही हैरान करने वाली है। अच्छा, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अगर किसी वस्तु की गति यानी वेलोसिटी दोगुनी कर दी जाए तो उसकी ऊर्जा दोगुनी नहीं होती बल्कि सीधे 4 गुना हो जाती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कैच है। ये कैसे मुमकिन है? मेरा मतलब है, अगर कोई कार 30 की स्पीड से 60 की स्पीड पर आती है तो गणित के सामान्य नियम से ऊर्जा भी 2 गुनी होनी चाहिए। ये 4 गुना का उछाल प्रकृति क्यों लेती है? यहीं पर प्रकृति का एक बहुत ही गहरा रहस्य छुपा है। गतिज ऊर्जा का सीधा संबंध केवल गति से नहीं बल्कि गति के वर्ग यानी स्क्वायर से होता है। फॉर्मूले वाला v²। बिल्कुल। इसे इस तरह से समझना ज्यादा सटीक होगा। जब कोई गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ती है तो उसे उस रफ्तार तक पहुंचाने के लिए इंजन को एक बल लगाकर लंबी दूरी तक धक्का देना पड़ता है। हाँ, एक्सेलरेट करना पड़ता है। और जब गति बढ़ती है तो समान समय में तय की गई दूरी भी तेजी से बढ़ती है। इसलिए ऊर्जा गुणात्मक रूप से यानी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ओह,
तो जब गति दोगुनी होती है यानी 2v, तो उसका वर्ग होकर वो 4v² बन जाता है। दिमाग चक्करा देने वाला है ये। इसके व्यवहारिक मायने तो बहुत भयानक हो सकते हैं। कैसे? मतलब सड़क पर अगर कोई इंसान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है और फिर वो रफ्तार बढ़ाकर 80 कर लेता है, तो उसे लग सकता है कि गाड़ी सिर्फ थोड़ी ही तेज हुई है। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही लगता है। लेकिन उस गाड़ी के अंदर जो तबाही मचाने वाली ऊर्जा जमा हो गई है वो पहले से 4 गुना ज्यादा है। बिल्कुल, और इसीलिए तेज रफ्तार वाले एक्सीडेंट इतने खतरनाक होते हैं। बाप रे! जब गाड़ी 80 की रफ्तार पर किसी चीज से टकराती है तो उसे रोकने के लिए ब्रेक को 4 गुना ज्यादा कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर 4 गुना ज्यादा गतिज ऊर्जा सोखनी होती है। एकदम सही। इसी अवधारणा को मास्टर क्लास की स्लाइड 8 में एक कार वाले सवाल के जरिए समझाया गया है। सवाल है कि अगर कार की स्पीड 30 से 60 करनी है तो इंजन को कितना काम करना होगा? और उसका जवाब बहुत ही तार्किक तरीके से दिया गया है। किया गया कार्य हमेशा गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। फाइनल ऊर्जा निकालिए, उसमें से शुरुआती ऊर्जा घटा दीजिए। जो अंतर आएगा उतना ही काम इंजन को करना पड़ा है। बहुत ही सिंपल और सीधा गणित। तो ये तो बात हुई उन चीजों की जो लगातार चल रही हैं या दौड़ रही हैं। हाँ। लेकिन उन चीजों का क्या जो एकदम शांत है? मास्टर क्लास का अगला हिस्सा हमें स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी की दुनिया में ले जाता है। ये मेरा पसंदीदा विषय है। यहाँ स्क्रीन पर 2 बहुत ही शानदार 3D विजुअल हैं। एक तरफ एक तीर कमान है जिसकी डोरी को पूरा पीछे तक खींचा गया है, लेकिन तीर अभी छोड़ा नहीं गया है। इससे वस्तु के आकार यानी कॉन्फ़िगरेशन के कारण संचित ऊर्जा बताया गया है। हाँ। ये काम कैसे करता है? स्थितिज ऊर्जा प्रकृति का वो तरीका है जिससे वो ऊर्जा को भविष्य के लिए स्टोर करके रखती है। एक तरह की सेविंग्स अकाउंट। बिल्कुल। जब किसी धनुष की डोरी को खींचा जाता है तो असल में उस डोरी और धनुष के अणुओं की यानी मॉलिक्यूल्स की प्राकृतिक संरचना को डिस्टर्ब किया जा रहा है। अच्छा। हाथों द्वारा लगाया गया बल उस सिस्टम के अंदर एक तनाव पैदा करता है। वो तनाव कहीं गायब नहीं होता, वो उसी धनुष के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में छिपकर बैठ जाता है। तो वो बस इंतजार कर रहा है कि कब उंगलियां डोरी को छोड़ें और वो रुकी हुई ऊर्जा अचानक से तीर की गतिज ऊर्जा में बदल जाए। एकदम सही। ये किसी दबी हुई स्प्रिंग की तरह है जो बस उछलने को बेताब है। स्थितिज ऊर्जा का जो दूसरा विजुअल है स्लाइड 10 पर, वो स्थिति या ऊंचाई से जुड़ा है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। हाँ, चित्र में एक भारी पत्थर को एक बहुत ऊंचे खंबे के ऊपर रखा गया है और इसका फॉर्मूला mgh लिखा है, यानी द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई का गुणांक। mg और h। लेकिन यहाँ लाल रंग से एक नियम को बहुत ही जोरदार तरीके से हाईलाइट किया गया है। क्या नियम है वो? स्थितिज ऊर्जा केवल प्रारंभिक और अंतिम ऊंचाई पर निर्भर करती है, रास्ते पर नहीं। हाँ, ये भौतिकी का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इसका कारण यह है कि गुरुत्वाकर्षण एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल, इसका क्या मतलब है? इस अवधारणा को समझना बहुत अहम है। संरक्षी बल का मतलब है कि इस बल के क्षेत्र में जो भी कार्य किया जाता है वो इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि आप किस रास्ते से गए। इस बात को मास्टर क्लास के चित्र में बहुत ही रचनात्मक ढंग से दिखाया गया है। एक ब्लॉक को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक सीधा ऊपर ले जाया गया है, वर्टिकल लिफ्ट। हाँ, और ठीक उसी ब्लॉक को एक दूसरे टेढ़े मेढ़े घुमावदार सीढ़ियों जैसे रास्ते से भी 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाया गया है। और निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि दोनों ही स्थितियों में उस ब्लॉक के अंदर जमा हुई स्थितिज ऊर्जा एकदम बराबर है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र है वो सिर्फ धरती के केंद्र से दूरी को मापता है, यानी सिर्फ ऊंचाई को। अच्छा। आप रास्ते में कितना घूमे, कितनी बार रुके, गुरुत्वाकर्षण के बही खाते में ये सब दर्ज नहीं होता। तो अगर 10 किलो का कोई पत्थर 6 मीटर की ऊंचाई पर है तो फॉर्मूले के हिसाब से उसमें हमेशा 588 जूल स्थितिज ऊर्जा ही मौजूद रहेगी। बिल्कुल, चाहे उसे हेलीकॉप्टर से सीधे वहां रखा गया हो या कोई उसे अपनी पीठ पर लाद कर धीरे धीरे पहाड़ चढ़कर वहां लाया हो। ऊंचाई समान है तो ऊर्जा समान है। एकदम सही। ये तो बहुत ही कमाल का नियम है। अब तक हमने ऊर्जा के 2 अलग अलग चेहरे देखे हैं, दौड़ती हुई गतिज ऊर्जा और छिपकर बैठी हुई स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जब ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब प्रकृति का सबसे बड़ा जादू सामने आता है। और यही जादू मास्टर क्लास की स्लाइड 11 पर है। यह हिस्सा भौतिकी के सबसे पवित्र नियम को सामने रखता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व इसी एक नियम पर टिका है। नहीं नष्ट की जा सकती है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ऊर्जा एक शाश्वत सत्य है, इसे कोई पैदा नहीं कर सकता और कोई भी इसे हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता। इसे समझाने के लिए एक गिरती हुई गेंद का जो विजुअल है वो मुझे इस पूरी मास्टर क्लास का सबसे बेहतरीन हिस्सा लगा। हाँ, वो 3 अवस्थाओं वाला ग्राफ। बिल्कुल, श्रोताओं के लिए मैं इसे विजुअलाइज करती हूँ। इस चित्र में गेंद को आसमान से जमीन तक गिरते हुए 3 अलग-अलग स्थानों पर दिखाया गया है। कल्पना कीजिए, गेंद हवा में सबसे ऊपर है, उसे अभी-अभी छोड़ा गया है। तो उस एक पल के लिए उसकी गति 0 है। हाँ, और ग्राफ में दिखता है कि यहाँ 100% स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि वो अधिकतम ऊंचाई पर है। और 0 गतिज ऊर्जा है, क्योंकि इसमें कोई गति नहीं है। और जैसे जैसे वो गेंद धरती की तरफ गिरना शुरू करती है, उसकी ऊंचाई कम होने लगती है। ऊंचाई कम होने का मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है। लेकिन नियम कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती, तो वो जा कहाँ रही है? वो गति में बदल रही है। बिल्कुल सही। जब गेंद हवा के बीचों बीच पहुंचती है तो ग्राफ बदल जाता है। यहाँ स्थितिज ऊर्जा 50% रह जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़कर 50% हो जाती है, क्योंकि गेंद की रफ्तार तेज हो चुकी है। और अंत में जब गेंद जमीन को छूने ही वाली होती है तब ऊंचाई लगभग 0 हो जाती है, लेकिन उस वक्त उसकी गति अपनी चरम सीमा पर होती है। तो ग्राफ क्या करता है इस बिंदु पर? यहाँ स्थितिज ऊर्जा 0% हो गई है, लेकिन गतिज ऊर्जा 100% हो गई है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर किसी भी बिंदु पर इन दोनों ऊर्जाओं को जोड़ा जाए, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल को, तो उनका कुल योग हमेशा एक समान ही निकलता है, कांस्टेंट। ये ब्रह्मांड का वो बही खाता या लेजर है जिसमें कभी कोई गलती नहीं होती, कभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। कभी नहीं। हर एक जूल ऊर्जा का पूरा हिसाब रखा जाता है। जब गेंद जमीन से टकराकर रुक जाती है तब भी ऊर्जा खत्म नहीं होती। तो फिर वो कहाँ जाती है? गति तो रुक गई। वो आवाज में यानी ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है और जमीन के साथ घर्षण के कारण हल्की सी गर्मी यानी ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, लेकिन कुल जोड़ हमेशा वही रहता है। उफ, ये नजरिया तो दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देता है ना? लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज है जो मुझे लगता है अब तक नदारद थी। हमने बल लगाया, विस्थापन हुआ, कार्य हुआ, ऊर्जा भी खर्च हुई, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया कितनी देर में हुई? समय का जिक्र कहीं नहीं आया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। विज्ञान में किसी भी काम को करने के लिए लिया गया समय बहुत अहमियत रखता है। मतलब स्पीड मैटर करती है। बिल्कुल। 100 जूल का कार्य अगर 1 सेकंड में किया जाए तो वो एक बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली घटना होगी, जैसे कोई धमाका। अच्छा। लेकिन वही 100 जूल का कार्य अगर 1 साल में धीरे धीरे किया जाए तो उसका प्रभाव ना के बराबर होगा। यहीं से शक्ति यानी पावर की अवधारणा जन्म लेती है। मास्टर क्लास के इस अगले हिस्से में स्लाइड 12 पर शक्ति को कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित किया गया है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और इसका सूत्र है P = W/T, यानी कार्य को समय से भाग देना है। हाँ, और इसका मात्रक वॉट है, WATT। 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करने का मतलब है 1 वॉट की शक्ति। तो शक्ति असल में ये मापती है कि कोई इंसान या मशीन कितनी तेजी से ऊर्जा को कार्य में बदल सकती है। बिल्कुल। उद्योग, इंजीनियरिंग और रोजमर्रा की तकनीक में हम कार्य से ज्यादा शक्ति की परवाह करते हैं। इसे साबित करने के लिए मास्टर क्लास की स्लाइड 13 में 2 रोबोट्स की कहानी दी गई है। हाँ, एजेंट ए और एजेंट बी। दोनों के सामने एक ही चुनौती है, 400 न्यूटन के एक भारी बक्से को 8 मीटर ऊपर ले जाना है। तो अगर कार्य का फॉर्मूला लगाएं, यानी बल गुणा विस्थापन, तो 400 को 8 से गुणा करने पर 3200 जूल का कार्य निकलता है। दोनों रोबोट्स ने ठीक 3200 जूल का ही काम किया, कोई अंतर नहीं। लेकिन असली अंतर तब सामने आता है जब हम स्टॉपवॉच चालू करते हैं। बिल्कुल। एजेंट ए बहुत ही आधुनिक और फुर्तीला रोबोट है। वो ये भारी भरकम काम महज 20 सेकंड में निपटा देता है। तो जब हम 3200 जूल को 20 सेकंड से भाग देते हैं तो उसकी शक्ति 160 वॉट निकलती है। वहीं एजेंट बी थोड़ा पुराना मॉडल है। वो उसी काम को पूरा करने में 50 सेकंड का लंबा समय लेता है। और 3200 को 50 से भाग देने पर उसकी शक्ति केवल 64 वॉट आती है।
तो गणित बिल्कुल साफ है, समान कार्य लेकिन कम समय का मतलब है अधिक शक्ति। यही कारण है कि जब लोग कोई नई कार खरीदते हैं तो वे इंजन की शक्ति यानी हॉर्स पावर या किलोवाट देखते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कार उन्हें दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगी, क्योंकि वो तो सिर्फ कार्य है। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन सी कार उन्हें जल्दी पहुंचाएगी। क्या बात है। ये मास्टर क्लास को समाप्त करने का सबसे सटीक बिंदु है। बिल्कुल, अंतिम स्लाइड इसी को समेटती है। हाँ, स्लाइड 14 में जो फ्लो चार्ट दिया गया है वो इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा को एक धागे में पिरो देता है। शुरुआत बल और विस्थापन से होती है जो मिलकर कार्य बनाते हैं। उस कार्य को अंजाम देने की मुद्रा ऊर्जा है। ऊर्जा गति और स्थिति के बीच अपना रूप बदलती रहती है। और जब उस कार्य को समय के चश्मे से देखा जाता है तो वो शक्ति बन जाता है। सच में इस मास्टर क्लास को इस तरह डिकोड करना एक आंखें खोलने वाला अनुभव रहा। कैसे कुछ बुनियादी भौतिक नियम हमारे आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी घटना को नियंत्रित कर रहे हैं। सूटकेस उठाने वाले कुली से लेकर आसमान से गिरती हुई चीजों और तेज रफ्तार मशीनों तक, सबके पीछे एक ही ब्रह्मांडीय गणित काम कर रहा है। भौतिकी का यही सबसे बड़ा उपहार है। ये दुनिया के शोर शराबे को हटाकर उसके पीछे चलने वाले साफ सुथरे नियमों को उजागर कर देता है। बिल्कुल। और इसी विचार को एक कदम और आगे ले जाते हुए इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार जो इस मास्टर क्लास से छन कर आता है, मैं उस पर बात करना चाहूंगी। जी बताइए। आज ऊर्जा संरक्षण के नियम ने बताया कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। हाँ, हमेशा संरक्षित रहती है। तो अगर इस तर्क को समय की शुरुआत तक पीछे ले जाएं, तो इसका मतलब है कि बिग बैंग के समय जब ब्रह्मांड बना था, उस वक्त जितनी ऊर्जा अस्तित्व में आई, आज भी पूरे ब्रह्मांड में ठीक उतनी ही ऊर्जा मौजूद है। जरा सोचिए, अगर कोई सोचे कि अभी इसी पल शरीर को हिलाने के लिए, फेफड़ों में हवा भरने के लिए या इस आवाज को सुनने के लिए जिस ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है वो अरबों साल पुरानी है। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है ना? वो सितारों के टूटने, ग्रहों के बनने और अनगिनत रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरते हुए अपना रूप बदलकर आज यहाँ मौजूद है। एक बहुत ही खूबसूरत ब्रह्मांडीय चक्र। तो अगली बार जब कोई खुद को थका हुआ या लो ऑन एनर्जी महसूस करे तो इस ब्रह्मांडीय कनेक्शन के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ब्रह्मांड की वो प्राचीन ऊर्जा हमेशा मौजूद है, बस उसे सही जगह विस्थापित करने की जरूरत है।